चुनाव के ऐलान से कुछ घंटे पहले विपक्ष का चेहरा बदल रहा है। अब राहुल गांधी हेडलाइन में नहीं है, राहुल गांधी साइडलाइन हो गए हैं और अरविंद केजरीवाल हेडलाइन बन रहे हैं। केजरीवाल ने ऐसा क्या किया कि विपक्ष के सारे नैरेटिव में केजरीवाल हैं। राहुल गांधी मैदान में होते हुए भी दिख नहीं रहे हैं। केजरीवाल अग्रेसिव साउंड कर रहे हैं, राहुल गांधी साइलेंट मोड में चले गए हैं। अब चुनाव आते आते केजरीवाल ने ऐसा बाउंसर फेंका है कि राहुल गांधी किनारे हो गए। नरेंद्र मोदी को अगर 400 सीटें आती हैं तो इसमें केजरीवाल का रोल क्या होगा? सारी बातें समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी की 400 सीटों वाली राह में सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? वो राहुल है या कोई और है? राहुल जमीन पर तो है, मगर 24 में लड़ते नहीं दिख रहे। तो फिर मोदी से लड़ने वाला कैरेक्टर कौन है? ऐसे एक नहीं, दो कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर वो है जिसकी लोकसभा में सिर्फ एक सीट है, मगर वो 24 और 24 से भी आगे मोदी को टक्कर देने वाला सबसे बड़ा कंटेंडर है। दूसरी कैरेक्टर वो है जिनकी लोकसभा में सिर्फ 22 सीटें हैं, मगर 24 में मोदी की दूसरी सबसे बड़ी फाइट इन्हीं से है। इनमें से एक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और दूसरी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं। 24 में एक ट्रायंगुलर फाइट की स्थिति पैदा होती दिख रही है, जिसके सेंटर में मोदी हैं तो लेफ्ट में केजरीवाल और राइट में ममता बनर्जी हैं। इन दोनों के टारगेट पर बीजेपी ही है। मुझे गाली गलौज किया है। 2 नंबरी करके लड़ने का क्या जरूरत है? केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। सीबीआई आदमी को बुला के बोलता है सुनो बीजेपी करो। मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, देश इम्पोर्टेंट है। तुम बीजेपी करोगे तो तुम वॉशिंग मशीन में सादा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। अपने पूरे बयान में जो प्रश्न मैंने कल उठाए थे उसका किसी भी एक भी प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल मुझे गाली गलौज किया है। और इस फाइट की स्क्रिप्ट में सीए वाली थ्योरी है। 48 घंटे से एक नैरेटिव की लड़ाई चल रही है। दिल्ली में इस लड़ाई को केजरीवाल लीड कर रहे हैं। वो एंटी सीए बिल्डअप को नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। आप जैसे शब्द दीदी भी रिपीट करने लगी हैं। केजरीवाल की साजिश वाली बोली ममता बनर्जी भी बोलने लगी हैं। रही बात राहुल की, तो उनका कोई नैरेटिव स्पीड नहीं पकड़ रहा। 24 के लिए राहुल न्याय वाला जो नैरेटिव लेकर आए हैं वो चल नहीं रहा। वो सिर्फ न्याय न्याय गिना रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। न्याय के चक्कर में राहुल 19 में निपट गए, 52 पर सिमट गए। 24 के लिए भी पुराने टेम्पलेट पर ही भटक गए, पास्ट में ही अटक गए। मगर केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल सीए वाला नया पोस्टर लेकर आ गए। खुद ही अनाउंस करके खुद ही ब्रेकिंग न्यूज चलाने लग गए। बुधवार को 2-2 बार कैमरे पर आकर कुल 13 बार पाकिस्तान का नाम लिया। गुरुवार दोपहर 12 बजे भी यही काम किया। 24 घंटे पहली वाली स्क्रिप्ट को फिर से रिपीट किया। बुधवार को केजरीवाल का पाकिस्तान प्रसारण 13 बार हुआ, तो गुरुवार को इसमें 3 और ऐड हो गया। अब की बार 16 बार पाकिस्तान पाकिस्तान हुआ। पाकिस्तान, पाकिस्तान से पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों, पाकिस्तान से लाके पाकिस्तान, पाकिस्तानियों ने टैक्स नहीं दिया। आप पाकिस्तान, पाकिस्तान से आ गए। पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी भेज देगा, पाकिस्तान पाकिस्तानियों को। और इसके बाद आपकी सोशल मीडिया वाली स्क्रिप्ट में क्या लिखा गया? लिखा गया मोदी एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। आपकी टाइमलाइन पर कहा गया मोदी हर रोज हिंदुस्तान में घुसपैठियों को बुला रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी ने यह तक कह दिया कि सीए का मतलब आजादी के वक्त से भी बड़ा माइग्रेशन। भारत में तो आना और भारत की नागरिकता मिलना उनके लिए तो बहुत बड़े सपने की तरह है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद आना बंद हो गया। खुद केजरीवाल ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सताए गए शरणार्थियों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया, उन पर गौर फरमाइए। सड़क के उस पार पाकिस्तान से आए हुए लोगों की झुग्गियां बसा दी गई। क्या ये आपको मंजूर होगा? घुसपैठियों के लिए दरवाजा खोलना देश के लिए खतरनाक,
बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, देश सुरक्षित नहीं रहेगा, पाकिस्तान ही घुसपैठियों की एंट्री करा देगा, डर खत्म हो जाएगा, घुसपैठिया हिंदुस्तानियों की नौकरी खा जाएगा, घुसपैठिया टैक्स नहीं भरेगा, घुसपैठिया राशन कार्ड बनवाएगा, घुसपैठिया चोरी डकैती पर आ जाएगा। अब जो ये माइग्रेशन इस सीए की वजह से होने वाला है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन होने वाला है। भारत में तो आना और भारत की नागरिकता मिलना उनके लिए तो बहुत बड़े सपने की तरह है। और अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन 2.5-3 करोड़ लोगों में से अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए तो कहां बसाया जाएगा उनको, क्या करेंगे उनका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद आना बंद हो गया? 2014 के बाद भी आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। तो अभी तक 2000 जो इलीगल माइग्रेंट आते थे, जो घुसपैठिए हमारे देश के अंदर आते थे, वो डरते थे कि अगर आ गए तो हमें निकाल देंगे, हमें पकड़ लेंगे, हमें जेल में डाल देंगे। उन्हें डर रहता था क्योंकि वो इलीगल थे। अब आप ये कानून लाके उनको लीगल बना रहे हो, अब उनका डर खत्म हो जाएगा। पूरे तीनों देशों के अंदर अब मैसेज ये है कि भारत सरकार अब जो है इन तीनों देशों के घुसपैठियों को लीगल करने जा रही है। तो ये 2014, आज आप 2014 वालों की बात कर रहे हो, कल आप 2019 के पहले वालों की बात करोगे, फिर ये डेट एक्सटेंड करके 2024 कर दोगे, क्योंकि घुसपैठिए तो आ ही रहे हैं। अगर आपके घर के सामने सड़क के उस पार पाकिस्तान से आए हुए लोगों की झुग्गियां बसा दी गई, क्या ये आपको मंजूर होगा? कौन लोग हैं जो ये पाकिस्तान से आ गए, कौन लोग हैं जो ये बांग्लादेश से आ गए? क्या आपकी बहू बेटियां सुरक्षित होंगी? अगर वहां पे आए हुए लोगों को बसा दिया गया, पाकिस्तान के लोगों को पूरे देश के अंदर जगह जगह बसा दिया गया, क्या आपको ये मंजूर होगा? क्या आप अपने आप को उनके बीच में सुरक्षित महसूस करोगे? और कौन होंगे ये लोग? क्या देश सुरक्षित होगा? पता नहीं कैसे लोगों को पाकिस्तान ही भेज देगा, बहुत सारे लोगों को हमारे देश के अंदर। हम दूसरे देशों से क्यों नहीं सीखते? कनाडा का हाल देख लीजिए क्या हो गया। अब आप सोचेंगे कि 24 के चुनावी सीजन में केजरीवाल रोज रोज सीए वाला टेप ऑन करके क्यों बैठ जाते हैं? आखिर ऐसा करके वो कौन सा पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं? और आप दरवाजे खोल रहे हो सबके लिए कि सारे दुनिया के गरीब यहाँ, पाकिस्तान बांग्लादेश के गरीब सारे आके यहाँ बस जाएं। हमारे गरीबों की चिंता फिर कौन करेगा? इसके दो जवाब हैं। नंबर 1, आम आदमी पार्टी जिस लॉन्ग टर्म मिशन पर काम कर रही है, उसका एजेंडा ही यही है, कांग्रेस को फिनिश करके खुद को नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट करना, मोदी के सामने राहुल को नहीं केजरीवाल को प्रेजेंट करना। और नंबर 2, भविष्य में मोदी से टक्कर के लिए मौजूदा वक्त में अमित शाह से दो हाथ करना। पॉइंट नंबर 1 को आगे समझेंगे, पहले पॉइंट नंबर 2 को डिकोड करते हैं। केजरीवाल एक तरह से भाप गए हैं कि 2024 का चुनाव तो गया, मोदी को आने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए वो अभी से 2029 वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। खबर भी यही बन रही है, छप भी यही खबर रही है कि केजरीवाल ने अपना फोकस अब 2029 पर शिफ्ट कर लिया है। और इसके लिए जरूरी है कि केजरीवाल सबसे पहले मोदी सरकार में नंबर 2 यानी गृह मंत्री अमित शाह से दो हाथ करें। पिछले 24 घंटे की क्रोनोलॉजी से तो यही समझ में आता है। बुधवार को अरविंद केजरीवाल 2 बार कैमरे पर आए, सीए के बहाने पाकिस्तान वाला टेप ऑन किया। गुरुवार सुबह इसका जवाब गृह मंत्री ने दिया तो दोपहर होते होते केजरीवाल एक बार फिर से अटैकिंग हो गए। अरविंद केजरीवाल ने चंद घंटों के भीतर पूरा स्क्रीन कैप्चर कर लिया। आम आदमी पार्टी की टाइमलाइन पर ब्रेकिंग न्यूज वाला पर्चा तक चिपका दिया। केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कहा, कैसे खुद को राष्ट्र निर्माता डिक्लेयर कर दिया, मोदी के लिए लोकतंत्र खत्म करने वाला इविल प्लान जैसा नैरेटिव दिया, आगे बताएंगे। पहले यह सुनिए कि अमित शाह ने केजरीवाल का काउंटर कैसे किया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो अंधाधुंध लोग आएंगे, बीजेपी उन्हें नागरिकता देगी, उससे थेफ्ट, रॉबरीज, रेप बढ़ जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है, वो ऑलरेडी यहां है। और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्याज नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि आप अपने नागरिकों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और इनको आप स्मिता जी वो पार्टीशन के बैकग्राउंड को भूल गई हैं। शायद उनको जो निराश्रित आए थे, जो रेफ्यूजीज आए थे, इनके परिवार के साथ एक चाय पीनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर रेफ्यूजी बनकर यहां आए थे, दिल्ली के बाजार में सब्जियों की दुकान लगाई थी। मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका का दिन मनाकर उसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाया है। इन लोगों के मन में संवेदना नहीं है, वो समझते नहीं है वहां धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओं का गौरव छीना जाए, अपमानित किया जाए, क्या करेंगे वो? इनकी वेदना हम भी नहीं सुनेंगे। 50 में आ गए, 60 में आ गए, 70 में आ गए, 80 में आ गए, आज भी नागरिकता नहीं है। बच्चों को अस्पताल में दाखला नहीं मिलता है, ढंग की नौकरी नहीं मिलती है, छुट भैया नौकरी करते हैं, अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्या गुनाह है उनका? विभाजन का फैसला उन्होंने नहीं किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। और उस वक्त सब ने कहा था कि जो आएंगे उसको हम नागरिकता देंगे। अब अपने वादे से मुकर जाना, मैं मानता हूं कि हमें तो कम से कम मंजूर नहीं है। उनका हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का हिस्ट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होनी है। गृह मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया कि सीए पत्थर की लकीर है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। बावजूद इसके विरोधी, खासकर केजरीवाल, डर वाला नैरेटिव बिल्ड करके अपना फ्यूचर वाला वोट मजबूत कर रहे हैं और इसके लिए साम दाम दंड भेद केजरीवाल हर स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। वो ये तक कह रहे हैं कि मोदी सीए की आड़ में पाकिस्तानी शरणार्थियों को नहीं, घुसपैठियों को भारत में फ्री पास दे रहे हैं। लगे हाथ रोहिंग्याओं को बसाने के लिए भी मोदी की सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपने रोहिंग्यों की बात की, ये तो आप ही के टाइम में आए थे। ये तो 2014 के बाद आए हैं सारे रोहिंग्ये। कैसे आए ये? आपकी मिली भगत से आए कि आपकी नाकामी की वजह से आए? पूरे देश में कहां कहां आपने रोहिंग्यों को बसा रखा है? तो जो इतने एक तरह से दरवाजा जो खोल रहे हो, इनको जो लीगल बना रहे हो, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। और इतनी भारी संख्या में इसके बाद घुसपैठिए आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज जो 2014 के पहले भी आए थे, हमारे देश के अंदर उनके अधिकार नहीं है। आप उनको नागरिकता देके अब सरकारी नौकरियों दी जाएंगी उनको। पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों को हमारे देश के अंदर अब सरकारी नौकरियां दोगे आप। उनको उनके राशन कार्ड बनाएंगे हम लोग। हमारे देश के लोगों के अधिकार मार के आप उनके लोगों को अधिकार दे रहे हो। सरकारी पैसा हमारा पैसा है। सरकारी पैसा 140 करोड़ लोगों का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। पाकिस्तानियों ने टैक्स नहीं दिया, बांग्लादेश के लोगों ने टैक्स नहीं दिया, इस देश के लोगों ने टैक्स दिया। इस देश के लोगों के टैक्स का पैसा आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को यहां लाके उनको बसाने में खर्च करना चाहते हो। यह मंजूर नहीं है इस देश के लोगों को। वैसे केजरीवाल का यह कहना कि मोदी सरकार ने 2014 के बाद रोहिंग्याओं को देश में बसाया, यह फैक्चुअली गलत है। बीबीसी की हेडलाइन पढ़ लीजिए। रोहिंग्या मुसलमानों ने तो 1970 के दशक से ही भारत में आना शुरू कर दिया था। वही रोहिंग्या जिन्हें कोरोना काल में दिल्ली में दाना पानी और राशन देने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार थी। बीजेपी ने खुद भी कई बार आरोप लगाया कि दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को सेटल कराने में आपके विधायक और सरकार का ही रोल था। मगर तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच एक चीज तो क्लियर है, सीए पर केजरीवाल ने पाकिस्तान वाली जो लाइन ली है, उससे उन्हें मोदी के सामने सबसे बड़ा प्रोस्पेक्ट, सबसे बड़ा कंटेंडर बना दिया है। दिल्ली के सीएम ने राहुल को इस रेस में बहुत पीछे छोड़ दिया है।